हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एब्सोल्यूट क्लासेस में। पिछली क्लास में थोड़ी चीज़ रह गई थी। हम बोले थे अगले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, पर नहीं हो पाएगा। अगला चैप्टर इसी में इंक्लूड कर देंगे। पिछली बार जब पिछला वीडियो में बताए थे आपको फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, प्लाज्मा। अनेक बताए थे फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर बीसी। ये फिफ्थ स्टेट था, फिफ्थ स्टेट। इसमें हम बताए थे जैसे प्लाज्मा था, प्लाज्मा में बताए थे कि सॉलिड पार्टिकल को इतना हीट करो ताकि ये गैस अवस्था में चले जाए। जैसे सॉलिड गैस में चला जाए, ठीक। तो जो प्लाज्मा है अदर गैस से अलग है। ये हाईली आयनाइज्ड एंड हाईली एनर्जेटिक होता है, हाईली एनर्जेटिक होता है। लेकिन सॉलिड से गैस में जाना तो बताए थे, इसमें सब्लिमेशन यूज हुआ, प्रोसेस जो है सब्लिमेशन प्रोसेस। लेकिन इसमें अब सॉलिड से गैस गए थे, फिर गैस से सॉलिड में गए थे, गैस टू सॉलिड। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं गैस टू सॉलिड, गैस टू सॉलिड। इसमें बोलेंगे डी सब्लिमेशन, सॉरी गैस टू सॉलिड। गैस से सॉलिड ही गए थे ना। हाँ, एक मिनट, थोड़ा कंफ्यूज हो गए यार। तो कैमरा के सामने थोड़ा दिक्कत होने लगती है। सॉरी गैस को अल्ट्रा ही, सॉरी। इसमें बताए थे गैस से सॉलिड में जाना तो गैस को ठंडा करना होता है, ठंडा को कूलिंग। तो इसमें इसको क्या बोलते थे, इसमें बोलते थे कंडेंसेशन। तो यही प्रोसेस हमको बताने के लिए कि कंडेंसेशन क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है, और कुछ अदर भी चीज़ें होती हैं, अदर प्रोसेस होती हैं, उनको भी तो बताना है। वो रह गई थी। एक और बच गया था कि डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट से कंपेयर करना था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार ना, नहीं तो छोड़ देते हैं। ज़रूरी था तभी तो इसको इंक्लूड कर रहे हैं। तो प्रोसेस लिखवा देते हैं पहले। जैसे लिखो सॉलिड टू गैस। डायरेक्ट सॉलिड को गैस में चेंज करना तो इसको क्या बोलेंगे, वो तो इसको बोलेंगे सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक जगह लिख देते हैं। और दूसरा, फिर गैस को सॉलिड में चेंज करना, गैस को सॉलिड में चेंज करना, डायरेक्ट गैस सॉलिड में चेंज हो जाए, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डी सब्लिमेशन। उल्टा ही तो है बिल्कुल, डी सब्लिमेशन। तीसरा होता है, एक जगह लिखवा देते हैं पहले। तीसरा होता है लिक्विड टू गैस, और चौथा होता है गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड। अगले पेज में लिख देते हैं लिक्विड टू सॉलिड। फिर ग्राफ बना देंगे एक, ठीक। लिक्विड से सॉलिड में चेंज होना, पानी को मान लेते हैं, पानी है, पानी से बर्फ बनाते हो, पानी से, तो उसको बोलते हैं फ्रीजिंग, ठीक है। पिछला सॉलिड से लिक्विड, बर्फ को गलाओ पानी बनाओ, इसको क्या बोलेंगे, मेल्टिंग या हीटिंग। मेल्टिंग या हीट करना, उसको हीटिंग। गैस से लिक्विड या लिक्विड से गैस, इसको क्या बोलेंगे, गैस से लिक्विड, इसको बोलेंगे कंडेंसेशन। ये तो पांचवा जब फिफ्थ स्टेट पढ़े थे तो इसमें कंडेंसेशन पढ़े थे ना, कंडेंसेशन।
लिक्विड से गैस डायरेक्ट, इसको इवापोरेशन बोल सकते हैं, इवापोरेशन या वाइपराइजेशन। वाइपराइजेशन, वाइपराइजेशन तो बताए थे ना, वाइपराइजेशन अबव द मेल्टिंग पॉइंट होता है, अबव द बॉइलिंग पॉइंट, अबव द बॉइलिंग पॉइंट। इवेपोरेशन होता है मेल्टिंग पॉइंट पे। बस, हो सकता है इवेपोरेशन हो सकता है वाइपराइजेशन हो। ठीक, इसको ग्राफ में अगर बनाना चाहें, ग्राफ में भी बना सकते हैं, जैसे कि इनको यार पेन का थोड़ा थिकनेस कम कर लेते हैं। जैसे ये हमारा गैस है, ग्राफ याद रहेगा। ये है सॉलिड, ये है लिक्विड। गैस सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना, इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना, इसको बोलेंगे मेल्टिंग। लिक्विड से सॉलिड में जाना, लिक्विड से सॉलिड में जाना, इसको बोलेंगे फ्रीजिंग। सॉलिड से गैस में जाना, सब्लिमेशन। गैस से सॉलिड में जाना, फास्ट एक्शन। तो गैस जैसे वायुमंडल में हमारी गैसेस होती है ना, खिड़कियों पे बर्फ का जमना, भाई हमारे वायुमंडल में गैसेस होती हैं, जहाँ पर ज़्यादा ठंड होती है तो खिड़कियों पे बर्फ जम जाती है, उसको बोलते हैं फ्रॉस्ट एक्शन। तो ये जो होता है, ये डी सब्लिमेशन के कारण होता है, डी सब्लिमेशन। ये फिगर बना लो, डी सब्लिमेशन। लिक्विड से गैस में जाना, पानी को गर्म करो तो इसको क्या बोलेंगे, इवापोरेट। एक लिख देते हैं, इवापोरेट। गैस टू लिक्विड जाना, गैस से डायरेक्ट लिक्विड में बदल रही है तो उसको बोलेंगे कंडेंसेशन। याद रखो। सब्लिमेशन से याद आया, सब्लिमेशन, अब ये फिगर स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो उसको नोट कर लो। अब सब्लिमेशन के कुछ एग्जांपल बता देते हैं, रेलवे एसएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। सब्लिमेशन एग्जांपल जरूरी थोड़े है, तेज तेज चिल्ला के बोलें तभी समझ में आवे। जैसे कि कैम्फर कपूर, कपूर को जब जलाते हो तो देखना उसमें कोई ऐश नहीं फॉर्म होती, डायरेक्ट एयर में चेंज हो जाती है। तो सॉलिड टू लिक्विड, जो सॉलिड टू जो एयर होता है वो सब्लिमेशन ही होता है ना, तो कैम्फर उसको कपूर बोलते हैं। उसी तरह अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तीसरा है एंथ्रासीन, एंथ्रासीन अभी RRB जे में पूछा गया, एंथ्रासीन। एंथ्रासीन को बोलेंगे एच, एक मिनट, एंथ्रासीन को बोलेंगे, इसका फार्मूला भी लिखवा देते हैं। इसको हाइड्रोकार्बन होता है, और एक होता है अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, एक मिनट, नेप्थलीन, नेप्थलीन, आयोडीन, और एक और लिख लेते हैं ड्राई आइस। ड्राई आइस सूखी बर्फ जो होती है, CO2 होते हैं। इसका होता है H12 होता है, C14H12 हाइड्रोकार्बन, C14H10 ये हाइड्रोकार्बन होता है। जब IUPAC नाम पढ़ोगे तो उसमें पढ़ना होगा हाइड्रोकार्बन क्या होता है, लेकिन कोशिश करेंगे IUPAC नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि IUPAC में क्वेश्चन आजकल पुटअप नहीं हो पा रहे हैं ना कहीं से, तो SSC और रेलवे को ध्यान में रखते हुए इसको पढ़ा रहे हैं। ठीक, सब्लिमेशन एग्जाम्पल हो गए। ये फिगर याद कर लो कि सॉलिड से लिक्विड में जाना है, मतलब कि कोई बर्फ से पानी बनाओगे, इसका मतलब उसको गला रहे हो। और बर्फ और पानी से अगर बर्फ में जा रहे हो, जब पानी से सॉलिड अवस्था में कब जाओ, जब फ्रीज रख करते हो ना, फ्रीजिंग करते हो,
सॉलिड से गैस, जैसे कपूर को तुम जलाओ, सॉलिड होता है लेकिन गैस में चेंज हो जाता है, इसको सब्लिमेशन बोलते हैं, इसीलिए सब्लिमेशन में एग्जाम्पल है। वैसे NH4Cl भी है, उसको जलाओगे तो गैस में ही चेंज होता है, एंथ्रासीन जो भी है। और डी सब्लिमेशन जो होता है इसका अपोजिट होता है गैस टू सॉलिड। लिक्विड से गैस में, डायरेक्ट लिक्विड से गैस में ऑपरेट, और गैस टू लिक्विड कंडेंसेशन होता है। ठीक, अब हम एक चीज़ और पिछले वीडियो में बची थी, जो 1 मिनट पेज ऐड कर लेते हैं। थोड़ा पेज ऐड कर लेने दीजिए। डुप्लीकेट पेज, घबराओ मत, कंटेंट अच्छे ही देंगे भाई। तबीयत सही नहीं है पर कोई बात नहीं, क्लास तो लेनी थी। जैसे डिग्री सेल्सियस को रिलेशन विथ डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। ठीक है, जैसे फार्मूला पढ़े थे आप, C/5 F - 32/9। तो फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में रिलेशन करना है, पता होना चाहिए कि फ़ारेनहाइट कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। तो क्या करेंगे, फ़ारेनहाइट की जगह डिग्री सेल्सियस रख दो या डिग्री सेल्सियस की जगह फ़ारेनहाइट रख दो। मान लेते हैं डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट, तो वैल्यू निकालना है कितनी आएगी, कितने डिग्री सेल्सियस पे ये दोनों बराबर होंगे, तो C की जगह F रख देते हैं। F/5 इज इक्वल टू F - 32/9, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9F इज इक्वल टू 5F - 32/5, 5 इधर चला गया, 4F बराबर माइनस का 5 दूनी 10, 5 15, 1 16, F इज इक्वल टू माइनस का 160/4 इम्प्लाइज दैट माइनस का 4 चौको 16 कि -40 डिग्री सेल्सियस में फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस इक्वल रहते हैं। ठीक, डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू -40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस, कि एक फ़ारेनहाइट बराबर होता है -40 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन है कि जैसे स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मच क्वांटिटी या हाउ मच क्वांटिटी इज इक्वल टू इन डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट के बराबर, कि हाउ मच क्वांटिटी ऑफ फ़ारेनहाइट इज इक्वल इन डिग्री सेल्सियस, देन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू -40 डिग्री सेल्सियस। तो कई स्टेटमेंट में प्लस में भी दे दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन नहीं, नेगेटिव वाला पकड़ना है, प्लस माइनस भी दिया जाएगा, प्लस माइनस वाला भी नहीं पकड़ना है। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना भाई, क्वेश्चन तो ऐसे ही आ रहे हैं। अब इसी में जो अगला चैप्टर था हम वही शॉर्ट में बता दे रहे हैं। अगला चैप्टर जो था कि फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, तो बस इसी में अभी देखना, तुरंत अभी कंप्लीट कर देते हैं। फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, देखो एक होती है फिजिकल, एक होती है केमिकल। बस इसमें डिफरेंशिएट बता देते हैं, एक मिनट रुको। फिजिकल मतलब ये होता है कोई भी बॉडी है, जैसे मान लेते हैं आप दिमाग में अपने रखो बर्फ का टुकड़ा, बर्फ का टुकड़ा, अगर इसमें कोई चेंजेस कर रहे हैं, चेंजेस जैसे कुछ फैक्टर होते हैं, जैसे फैक्टर जो है, एक मिनट, जैसे प्रेशर एंड टेम्परेचर जो फैक्टर होते हैं दो, प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक, मान लेते हैं बर्फ पे प्रेशर लगाएं, मान लेते हैं बर्फ का टेम्परेचर घटाए बढ़ाए, तब बर्फ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसमें जो चेंजेस आएंगे उन चेंजेस को डिफरेंशिएट करना है फिजिकल एंड केमिकल में। फिजिकल जैसे कि आपका बॉडी का शेप है, ठीक, शेप है,
मान ले बर्फ के टुकड़े को हम तोड़ मरोड़ दिए, लेकिन क्या इस बर्फ के टुकड़े को हम उसी फॉर्म में ला सकते हैं? भैया ला सकते हैं, इसको फिर फ्रीज कर देंगे, हो जाएगा। इसमें क्या है, प्रोसेस करना पड़ेगा। जैसे कि मान लेते हैं गोला है, ठीक है, इस गोले को मतलब बर्फ का टुकड़ा है, ये बर्फ है, लेकिन इसको तोड़ दिए, मतलब प्रेशर लगाए तो टूट गया, तो इसको क्या ट्रायंगल में बना लिए। तो हमारा क्वेश्चन ये है, तो क्या ट्रायंगल से फिर से बर्फ का टुकड़ा स्फीयर शेप में आ सकता है कि नहीं? ये स्फीयर शेप है, तो कहोगे सर जी आ जाएगा, क्योंकि इसको फिर से फ्रीज कर देंगे, फिर से प्रेशर लगाएंगे, देन कंप्रेस करके उसको हाथ से भी कर सकते हैं, कैसे भी कंप्रेस करके उसको मतलब शेप हम दोबारा ला सकते हैं। तो मतलब फिजिकल में शेप चेंज नहीं होता है, ठीक, फिजिकल में शेप चेंज नहीं होगा, शेप नॉट चेंज, नॉट चेंज, ठीक। इसी तरह साइज भी नहीं चेंज होगा। जैसे कि ये मान लेते हैं बर्फ का टुकड़ा है, तो इसका साइज मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर क्यूब था, उसका वॉल्यूम था, ठीक। तब क्या इसका जैसे कि 5 की जगह हम तोड़ मरोड़ दिए, 2 का कर दिए, 1 का कर दिए, फिर 2 का कर दिए, तो साइज तो चेंज हुई। तो ये बताओ इसका साइज हम दोबारा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो कर सकते हैं, इसको फिर से एक में चिपका दो, हो गया। तो ये हो गया, साइज भी नहीं चेंज होगा। लेकिन अगर तुमसे पूछे केमिकल और फिजिकल में फ़र्क क्या होता है? केमिकल फिजिकल में ये होता है कि इसमें कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता। जैसे कि अब तुमसे बोले जैसे दूध है, मिल्क, एक मिनट, जैसे दूध है, दूध में लेमन जूस अगर मिला दें तो क्या बनता है? दूध में अगर नींबू मिला देते हैं तो क्या बनता है? दही बनता है ना भैया। हमारा क्वेश्चन ये है, क्या दही से फिर से दूध बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, ऑलवेज न्यू प्रोडक्ट फॉर्म। जैसे कि दूध में अगर हम नींबू मिलाए हैं तो एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है, तो दही जो है नया प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब इसके इसमें केमिकल चेंजेस हुए, पर फिजिकल में कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है, ध्यान रखना। ऑलवेज न्यू प्रोडक्ट फॉर्म, ऑलवेज न्यू प्रोडक्ट फॉर्म, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक। इसमें नो न्यू नो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म, इसमें कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा, प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक। फिजिकल में यही तो होगा। इसकी डेंसिटी में भी इंक्रीज कर सकते हो। मान लेते हैं दूध है, दूध में मान लेते हैं लैक्टोज की मात्रा है, लैक्टोज की मात्रा 5 मिलीग्राम पर लीटर, ये डेंसिटी है इसकी। अब मान लेते हैं पानी मिला दिया इसमें, तब तो चेंज हो गई ना डेंसिटी। भाई वॉल्यूम के साथ साथ इंक्रीज डिक्रीज करती है ना, अब वॉल्यूम बढ़ा तो डेंसिटी डिक्रीज हो गई। लेकिन मान लेते हैं दूध में पानी मिलाने से लैक्टोज की मात्रा, फैट की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा डिक्रीज हुई। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है, क्या वही डेंसिटी हम दोबारा ला सकते हैं? पानी मिलाने से मान लेते हैं 4 बची, तो ये बताओ ये पानी मिलाने के बाद क्या दोबारा 5 कर सकते हो? तो हमारा कहने का मतलब कर सकते हो, इसमें पानी को इवापोरेट करोगे तो हो जाएगी 5 मिलीग्राम पर लीटर। तो डेंसिटी भी चेंज नहीं होती, इसमें डेंसिटी चेंज हो जाती है, डेंसिटी इसमें चेंज नॉट चेंज, डेंसिटी नॉट चेंज, साइज नॉट चेंज, इसमें साइज चेंज हो सकती है और डेंसिटी इसमें नहीं चेंज हो सकती, समझ रहे हो? और एक मिनट, बताना जरूरी था भाई, जिसे हम बता देते हैं, थोड़ा वीडियो बड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, परेशान ना हो। स्टेट ऑफ मैटर भी चेंज हो सकता है, स्टेट ऑफ मैटर, फिजिकल की बात करें, स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो सकता है। स्टेट ऑफ मैटर अभी जो बताया, पदार्थ की अवस्थाएं, जैसे सॉलिड है, सॉलिड को तुम गर्म कियो तो गैस लिक्विड बना, तो लिक्विड से तुम सॉलिड में चेंज कर सकते हो ना। पहले इसको गर्म किए तो लिक्विड बना, लेकिन अब लिक्विड को हम ठंडा कर दें, सॉलिड बन जाएगा कि नहीं, फ्रीजिंग के तौर पे। अगर फ्रीजिंग किए इसको तो वही तो है इसका स्टेट ऑफ मैटर। अगर है स्टेट ऑफ मैटर फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब देखो आते हैं, मेन बात है केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन की हेडिंग डाल लेते हैं, केमिकल रिएक्शंस।
रिएक्शंस प्रॉपर्टीज। और इसमें क्या था, लिक्विड से गैस, सॉलिड से लिक्विड बनाए आप, लेकिन लिक्विड से आप गैस, लिक्विड से सॉलिड बना सकते हो फ्रीजिंग के तौर पर। पहले इसको मेल्ट किए, सॉलिड मटेरियल को मेल्ट किए, मान लेते बर्फ के गोले को हमने मेल्ट किया, गर्म किया, तो लिक्विड बन गया, ठीक है। लेकिन लिक्विड से हम सॉलिड बना सकते हैं, क्योंकि पानी से हम बर्फ बना सकते हैं फ्रीजिंग के तौर पे। तो मतलब स्टेट ऑफ मैटर चेंज नहीं होता है। ये अगर हो रहा है तो इसका मतलब है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अब जैसे, और इसका मतलब ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये फिजिकल जो प्रॉपर्टीज है रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक। रिवर्सिबल है कि नहीं है, जाहिर सी बात है, लिक्विड से सॉलिड बना सकते हो तो रिवर्सिबल है, ठीक। ये केमिकल है, इसमें लिखेंगे ऑलवेज न्यू प्रोडक्ट फॉर्म, ऑलवेज न्यू प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक। इंटरनल स्ट्रक्चर चेंजेस, स्ट्रक्चर चेंजेस, दूध था, नींबू मिलाए, अब दही बना, बना कि ना, तो इंटरनल चेंजेस हुए कि नहीं हुए। अब दही जैसे दूध अलग चीज हो जाके दही अलग चीज, जैसे कि आप गोबर गैस CH4 को, गोबर गैस मेथेन को जलाएंगे तो क्या बनेगा, CO2 प्लस H2 गैस। अब ये बताओ, गैस को ऊपर के तीर से करेंगे, देखो मेथेन को अगर जलाएं तो CO2 बन रहा है और हाइड्रोजन गैस बन रही है। तो अब मेथेन का ऑक्सीजन देखो सब एक्सप्लिट हो गए एक दूसरे से। मेथेन जो है कार्बन और ऑक्सीजन दोनों, दो कंपाउंड से मिलकर CO2 गैस बना रही है, और हाइड्रोजन अलग एक्सप्लिट कर रही है, गैस बन जाएगी, गैस उड़ जाएगी। तो देखो इसमें नया प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, ये भी केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंजेस हुए, ठीक। पर CO2 और H2 से हम मेथेन गैस नहीं बना सकते, जैसे कि दही से आप दूध नहीं बना सकते हो, तो ये रिवर्सिबल नहीं है, तो इसका मतलब इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट में पूछा गया कि केमिकल रिएक्शन इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, और दो तीन प्रोसेस और लिखी थी। नहीं, ऐसा था क्वेश्चन कि नॉट करेक्ट और इनकरेक्ट वाला था, करेक्ट बताना था, तो इसमें था केमिकल रिएक्शन ऑलवेज इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो 2 MgO, 2 MgO, हाँ, ये होती है वाइट आइस, उसको बोलते हैं सफ़ेद राख, मैग्नीशियम ऑक्साइड होती है। अब देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड, अब देखो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, राख बन। तो ऑक्सीजन से क्यों रिएक्शन करते हैं, जैसे कहने का मतलब है कोई भी चीज़ अगर जला रहे हो, जैसे कार्बन को अगर जला रहे हो, तो जलाना मतलब है ऑक्सीजन से रिएक्शन करना, CO2 बन गई, गैस बन गई। जैसे कि गोबर गैस में मेथेन होता है, मेथेन को अगर हम जला रहे हैं तो O2 मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट करना पड़ेगा, रिएक्शन करना पड़ेगा, तो CO2 प्लस H2 गैस, समझ रहे हो। जैसे कि हमारा एक रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस, आगे पढ़ेंगे बढ़िया से, 6 CO2 जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। और पेड़ की बात करें फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं, तो हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, मॉइस्चर के प्रेजेंट में 6H2O, तो ये बनाता है ग्लूकोज, अपना खाना, C6H12O6 प्लस O2 गैस रिलीज करता है। एक मिनट, O6H2 प्लस H2, रिएक्शन करना का है 6, एक मिनट भाई छोटू, ठीक है। ये बैलेंस करना होता है, जो 6 लगाए हैं, बैलेंस, रिएक्शन को बैलेंस करना होता है कि जितने ऑक्सीजन इधर है, जैसे 6 हैं इधर और इधर है 6 दूनी 12, 6 18 होने चाहिए, तो 6 6 दूनी 12, 6 18 मतलब रिएक्शन को बराबर करना होता है, इसलिए देखे कैमरे के सामने थोड़ा तबीयत सही नहीं तो ठीक। ये इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो होता है कौन करता है, पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल और सनलाइट की उपस्थिति में, सनलाइट की
सनलाइट प्रेजेंट होगी तभी ये रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस, ध्यान रखना। पर कौन करता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है, पेड़ पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। ये सनलाइट जो होता है कैटालिस्ट का काम करता है। कैटालिस्ट मतलब ये होता है सिर्फ रिएक्शन में सहायता करता है, कैटालिस्ट, लेकिन रिएक्शन कहीं नहीं करेगा, सिर्फ सहायता करने के लिए होता है। ठीक, जैसे अभी क्वेश्चन पिछला प्रीवियस ईयर, जैसे मोमबत्ती की बात करें, कैंडल, ये है मोमबत्ती। ठीक, मोमबत्ती को अगर हम गर्म करें तो देखो जो वैक्स होता है, ये तो 30 वैक्स का मेल्टिंग पॉइंट होता है 37 डिग्री सेल्सियस। जब गर्म करेंगे तो मोम पहले पिघलेगा, लेकिन मोम जो पिघलेगा तो उसको हम, मोम तो मोम ही रहेगा ना, मोम का मोम की अवस्था में कोई चेंजेस तो होगा नहीं। मान लेते हैं बिल्कुल सिलेंडर टाइप में था लेकिन वैसे हो गया, लेकिन मोम तो मोम है ना। तो मतलब ये होता है मोमबत्ती जो होते हैं, और ये है डोरी, डोरी तो जल जाएगी, डोरी की राख बन जाएगी। तो डोरी में हमारा चेंजेस हुआ है केमिकल चेंजेस, क्योंकि ये राख बन गई, नया प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, केमिकल चेंजेस। लेकिन मोमबत्ती में का जो मोम होता है ना, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। तो ये जो इसमें फिजिकल चेंजेस होता है, फिजिकल चेंजेस, उस मोम को हम दोबारा यूज कर सकते हैं, लेकिन डोरी जो जल गई है उसको नहीं यूज कर सकते हैं। तो डोरी का जलना, तो क्वेश्चन पूछा गया तो मोमबत्ती में कौन सी प्रॉपर्टी होती है? तो इसमें होती है फिजिकल एंड केमिकल बोथ, फिजिकल एंड केमिकल बोथ। अगर डोरी में पूछा जाए तो केमिकल, ठीक, अगर मोम में पूछा जाए तो फिजिकल चेंजेस होते हैं। ठीक, 1 मिनट देखते कुछ रहा, हो गया सब जो बताने आए थे। ठीक, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन बता देते हैं, 1 मिनट। 6CO2 6H2 डाइजेशन ऑफ फूड। अब एग्जाम्पल जो भी हैं सब अपने हिसाब से देख लेना, पढ़े रिवीजन करोगे ना, ऐसा नहीं कि हम सब हमारे नोट से या फिर किसी टीचर के नोट से आ जाएगा, कुछ नहीं आता भाई। आपका बेसिक मजबूत होना चाहिए, वहां जाओगे 50-50 तुक्का लगा के आओगे, तुमसे वादा कर रहे हैं हम। लेकिन आपका बेसिक मजबूत है तब आप 50-50 तुक्का लगा पाएंगे, नहीं तो 90 और 10 वाला रहेगा मामला। आप इसमें रहेंगे, आपका बेसिक मजबूत है तो 50-50 तुक्का लगाना पड़ेगा। हर चीज़ आपके किताब नोट से नहीं आएगी। आपका बेसिक मजबूत है तो आप स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन कर पाओगे, चाहे जितना लेंदे हो, प्री मेंस कुछ भी, कैसा भी पेपर हो, सब हो जाएगा। हो तो गया, एग्जाम्पल कुछ भी लिख लेना यार, उसमें क्या है। 1 मिनट देख लेते हैं। हाँ, रस्टिंग ऑफ आयरन हेडिंग डाल के लिखवा देते यार तुम लोगों को। लोहे में जंग लगना जो होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। अभी देखो, आप गौर किए होंगे आपके घर के बाहर कहीं ऐसी कोई चीज़ है जो खुले वातावरण में पड़ी हुई है, वो जो कि आयरन की है। आयरन मतलब गांव में बोलते हैं उसको, शहर में बोलते हैं, गांव शहर में लोहा बोलते हैं इसको। ठीक, अब उसमें जंग कैसे लगती है ये रिएक्शन बताने जा रहे हैं आपको। ठीक है, मान लेते हैं लोहा है, ठीक, लोहा में जंग कैसे लगती है, कंडीशन होती है इस लोहे में जंग लगना, दो चीजें होनी चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए और मॉइस्चर होना चाहिए। दो में से कोई चीज कमी है, मान लेते हैं ऑक्सीजन तो जाहिर सी बात हर जगह आपको वायुमंडल में मिलेगी, लेकिन मॉइस्चर हर जगह नहीं मिलेगा। जैसे ज़्यादा राजस्थान टाइप के एरिया में आपको मॉइस्चर कम मिलेगा, अपने यहाँ इधर ज़्यादा होता है, मुंबई साइड बहुत ह्यूमिडिटी होती है। तो दोनों जगह होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर मॉइस्चर ज़्यादा वहाँ पर कोरोजन ज़्यादा, ऑक्सीजन तो जाहिर सी बात होगी। तो क्वेश्चन ये है कि रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है एक किन के प्रेजेंस में होता है, तो 4Fe, आयरन प्लस O2 प्लस H2O, ये है मॉइस्चर। इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर iron react with oxygen form Fe2O3.XH2। ये होता है हमारा कोरोजन, जिसके कारण हमारे लोहे के सामान कुछ भी पड़ा होता है इस पर कोरोजन लग जाता है। Fe2O3, अच्छा Fe2O3 से याद आया, देखो
आयरन के जो ओर होते हैं, ओर ऑफ आयरन, एक होता है हेमेटाइट, ये होता है मैग्नेटाइट, एक होता है लिमोनाइट, एक होता है सीडेराइट। इनके फॉर्मूला एक बार देख लो यार, तुमको कंफ्यूजन। हेमेटाइट जो होता है Fe2O3, मैग्नेटाइट होता है Fe3O4, लिमोनाइट होता है Fe2O3.XH2O, कितना भी हो सकता है। बैलेंस करेंगे तो जितना बैलेंस करने पे आ जाए वहाँ x की वैल्यू रख देंगे। सीडेराइट तो कैल्शियम, एक मिनट, कैल्शियम नहीं होता है, कैल्शियम Fe फेरिक कार्बोनेट है, FeCO3 ये होता है। तो जो हम यहाँ पे Fe2O3.XH2O है, H2O, ये है लिमोनाइट। लिमोनाइट ओर का फार्मूला होता है, पूछा नहीं जाएगा, बता रहे हैं, याद रखना। देखो, याद रखने के लिए, हेमेटाइट इसकी H की प्लेस वैल्यू 8 होती है, M की होती है 13, तो बड़ा कौन है, M। तो M मतलब 3 और 1 जोड़ दो 4। हेमेटाइट में छोटा होता है, 8 प्लेस वैल्यू होती है अल्फाबेट में, तो Fe2O3, ठीक, ये होता है भैया, ठीक। और एक चीज़ ध्यान रखना, एक चीज़ और होती है कि डेंसिटी ऑफ वाटर, भैया एक मिनट, अभी तुम लोगों ने क्या ही बतावें हम, एक मिनट फोटो ऐड कर लेते हैं इसमें, इमेज ऐड कर लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन जैसे कि हम क्या बताने जा रहे थे, भूल गए, बहुत अच्छा। डेंसिटी ऑफ वाटर, जैसे बस थोड़ा लास्ट, थोड़ा बचा है। जैसे कि डेंसिटी ऑफ वाटर इंक्रीज, टेम्परेचर बढ़ाने पर डेंसिटी ऑफ वाटर पे क्या फर्क पड़ता है, मतलब पानी के घनत्व पर टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी की मैक्सिमम डेंसिटी होती है, भैया। अब पानी को उबाल दिए, मान लो बॉयल कर रहे हैं, ठीक, बढ़ाओ तब डेंसिटी डिक्रीज होगी, अगर पानी को ठंडा करें तब डेंसिटी डिक्रीज होगी, ठीक। 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, 4 से ज़्यादा जा रहे हो तब भी डिक्रीज करेगी, 4 से कम जा रहे हो तब भी डिक्रीज करेगी। जो पानी होता है हमारा, पानी से वाटर टू आइस जब बनता है, तो इसका वॉल्यूम V1, इसका वॉल्यूम V2, तो कहता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बर्फ का वॉल्यूम पानी के वॉल्यूम से कितना गुना ज़्यादा होता है, तो 9% होता है ज़्यादा, 9% ऑफ वॉल्यूम V2, ना एक मिनट, तो यहाँ पे वॉल्यूम V2 है, V2 इज इक्वल टू V1 और प्लस V1 का 0.1, मतलब इतना ज़्यादा होगा कि 9% ज़्यादा होता है, ध्यान रखना भाई, 9% वॉल्यूम ज़्यादा होता है बर्फ़ का पानी के कंपेयर में, ठीक, इतना ध्यान कर लियो। वॉल्यूम मतलब बर्फ़ का वॉल्यूम जो होगा 9% ज़्यादा होगा। मान लेते हैं इसका 10 था, ठीक, मान लेते इसका 100 सेंटीमीटर क्यूब था पानी का वॉल्यूम, तो इसका हो जाएगा 109, ठीक, 109। और वह डेंसिटी, मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है, अगर 4 से ज़्यादा हो रही है तो डेंसिटी डिक्रीज होगी, 4 से कम हो रही है तब भी डेंसिटी डिक्रीज होगी, ठीक। अब डेंसिटी हुआ, विस्कोसिटी हुआ, ये अगले वीडियो में बता देंगे, इस वीडियो में बताने में दिक्कत होगी, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, आगे अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे बताने की, ठीक। आई होप अच्छा लगा होगा, नहीं भी लगा होगा ये तो कन्फर्म है, क्योंकि सही से हम पढ़ा नहीं पा रहे हैं, मुझे लग रहा है हम 100% आउटपुट नहीं दे पा रहे हैं। देखो भाई, आप चाहे कुछ भी कर लो, हमको पता है कि एसएससी में साइंस बहुत कम पूछी जाती है, ठीक, जनरल साइंस बहुत कम पूछे, पर रेलवे में बहुत डिटेल में पूछी जा रही है, ठीक। लेकिन आप इतना समझ लो, आपको फैक्ट नहीं पढ़ना है, अगर साइंस को बीट करना तो फैक्ट नहीं पढ़ना है,
साइंस का डिटेलिंग बहुत जरूरी है, ध्यान रखना, तभी क्वेश्चन हो पाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। एसएससी, रेलवे, अभी आईएलपी का एग्जाम हो रहा है भाई, सब एग्जाम को एनालिसिस करके, स्पेशली रेलवे रेलवे के एग्जाम को एनालिसिस करके हम ये पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस हिसाब से रेलवे पूछ रही है उस हिसाब से बता रहे हैं, ठीक। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। कुछ अगर अपनी तरफ से कुछ सलाह देना है तो सलाह दे सकते हो। ठीक है, थैंक यू।